स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी की क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास के माध्यम से वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम वाहक भी कहते हैं। आज जिस वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कॉस्मिड। इससे पहले हमने प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था। PBr 322 किस प्रकार का होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका यूज क्यों होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से आज हम कॉस्मिड के बारे में बात करेंगे कि कॉस्मिड को कैसे बनाया जाता है, उस कॉस्मिड की प्रॉपर्टीज़, उसके करैक्टर क्या होते हैं और उसका यूज क्या होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक वेक्टर कॉस्मिड को। कॉस्मिड एक मीडियम साइज का क्लोनिंग वेक्टर है, जिसकी सहायता से लगभग 35 से 45 किलो बेस पेयर के DNA खंड की क्लोनिंग आसानी से की जा सकती है। कॉस्मिड का निर्माण दो प्रकार के DNA मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से होता है। इसमें प्लाज्मिड वेक्टर भी होता है और बैक्टीरियोफेज भी होता है। तो बैक्टीरियोफेज का DNA और प्लाज्मिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉस्मिड का निर्माण किया गया है। सबसे पहले कॉस्मिड वेक्टर को डेवलप किया गया था कॉलिंस के द्वारा 1978 में। कॉस्मिड है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी दो अलग अलग प्रकार की परिभाषा हम उसको दे सकते हैं। फर्स्ट परिभाषा है, डेफिनेशन है, ए कॉस्मिड इज ए प्लाज्मिड that contain phase sequence that allow the vector to be packaged and transmitted to bacteria like phage vector. And second, a cosmid is a type of hybrid plasmid that contain a lambda phase cos sequence. Cosmid DNA sequence are originally from the lambda phase. डेफिनेशन से स्पष्ट होता है कि कॉस्मिड एक प्रकार का वेक्टर होता है जिसमें लैम्ब्डा फेज का कॉस सीक्वेंस पाया जाता है और इसी कॉस सीक्वेंस के द्वारा ये किसी बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है या प्रपोषी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। इसी कॉस साइट पर किसी DNA सीक्वेंस को जोड़ा जाता है। तो कॉस्मिड में कुल कितने घटक हुए? एक कॉस्मिड साइड होती है जो लैम्ब्डा फेज के वेक्टर अथवा DNA से प्राप्त की जाती है, और दूसरा एक प्रारूपीकी प्रकार का प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में जब कॉस साइट जोड़ दी जाती है, कॉस साइट प्रेजेंट होती है, तब हम उस वेक्टर को कॉस्मिड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कॉस्मिड का है। इसमें AMPR रेसिस्टेंस जीन है जो एम्पीसाइलिन के विरुद्ध होता है, वो प्लाज्मिड का भाग है। इस पर कॉस साइट है, वो फेज वायरस का है, बैक्टीरियोफेज का है। फेज या बैक्टीरियोफेज उन वायरस को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इस कॉस्मिड में प्लाज्मिड के समान LE फर्स्ट जीन पाया जाता है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इस ORI सेगमेंट के कारण कॉस्मिड भी प्लाज्मिड के समान अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा नई कॉपीज का निर्माण कर सकता है। इसमें पाए जाने वाले DNA घटक जो प्लाज्मिड होता है और कॉसाइट होती है, दोनों के करैक्टर्स क्या होते हैं? तो जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो एक
छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स युक्त होता है, जिसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं और इसमें स्वयं की रेप्लिकेट करने की प्रोसेस पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से अपनी कॉपी तैयार कर सकता है। सामान्यतः ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्तुल और आनुवांशिक द्विरुचुकी डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड आर समटाइम्स प्रेजेंट इन आर्की और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दोनों प्रकार के बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाता है। सेकेंड जो कॉस्मिड में घटक पाया जाता है कॉसाइट है, और कॉसाइट को प्राप्त किया जाता है फेज वायरस से, और वो फेज वायरस कौन सा है? लैम्डा फेज। लैम्डा फेज का जीनोम या डीएनए से कॉसाइट प्राप्त किया जाता है। तो लैम्डा फेज का डीएनए है, वो जीनोम है, वो एक लीनियर डीएनए है जो लगभग 12 बेस पेयर का बना हुआ होता है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कंप्लीमेंट्री ओवरहेड टू बोथ साइड्स। सेकेंड, विच इमर्ज ड्यूरिंग द पैकेजिंग प्रोसेस इनटू फेज पार्टिकल थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ कॉसाइट्स। तो लैम्डा जीनोम क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए है जो 12 बेस पेयर से निर्मित होता है, और पैकेजिंग के दौरान ये कॉसाइट्स के माध्यम से किसी कोशिका में प्रवेशित हो सकता है। जब हम टेबल प्रारूप में देखते हैं कि कॉस्मिड में क्या क्या घटक होंगे, तो लैम्डा फेज का जीनोम होता है, उसकी केवल कोसाइट या कोहेसिव साइट प्लाज्मिड के अंदर को जोड़ी जाती है। प्लाज्मिड के कौन से करैक्टर पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड के करैक्टर पाए जाते हैं एक तो रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, दूसरा उस प्लाज्मिड में मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। क्लोनिंग साइट वह स्थल है जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं, अर्थात वांछित जीन को जिस स्थल पर जोड़ना है वो क्लोनिंग साइट कहते हैं। उस प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है। मार्कर जीन उसको कहा जाता है जिसकी सहायता से हम अरूपांतरित कोशिकाओं को रूपांतरित कोशिकाओं से अलग पहचान सकते हैं। रूपांतरित और अरूपांतरित कोशिकाओं का मतलब क्या हुआ? रूपांतरित कोशिका जिसमें कोई हाइब्रिड या वांछित जीन प्रेजेंट है, अरूपांतरित जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वांछित जीन उपस्थित नहीं होता है। तो जिस कोशिका में हम जीन को स्थानांतरित करते हैं वो रूपांतरित हो गई। उस रूपांतरित सेल्स को हम दूसरी सेल से, सामान्य सेल से अलग पहचानना है तो हमें मार्कर जीन की आवश्यकता होती है। ये मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकते हैं या कलरफुल जीन हो सकते हैं। जो कॉस्मिड, प्लाज्मिड और लैम्डा जीनोम से निर्मित होता है उसके करैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, उसके गुण क्या होते हैं? तो सामान्य तौर पर कॉस्मिड 200 बेस पेयर लैम्डा सीक्वेंस को जोड़ करके बनाया गया होता है। इसमें एक या दो कॉस साइट होती है। इस कॉस साइट पर ही किसी डीएनए खंड को हम जोड़ सकते हैं। इस कॉस्मिड की सहायता से जीनोमिक लाइब्रेरीज का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये अन्य वेक्टर की तरह ही लगभग 40 से 45 बेस पेयर किलो बेस पेयर केबीपी युक्त डीएनए खंड की क्लोनिंग आसानी से कर सकता है। इस प्रकार से कॉस्मिड को हम प्लाज्मिड के, सामान्य प्लाज्मिड के स्थान पर वेक्टर के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इस कॉस्मिड की सहायता से हम किस प्रकार से डीएनए की क्लोनिंग करेंगे अथवा वांछित जीन को किसी अन्य कोशिका में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्मिड को कॉस साइट से तोड़ा जाता है। तो क्लीवेज एट पॉलीलिंकर खंड होता है
उस स्थान से उसको तोड़ करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस रूप में डीएनए को कन्वर्ट किया? लीनियर डीएनए। अब इस लीनियर डीएनए जो कि कॉस्मिड का भाग है के साथ में किसी टारगेट जीन को हम जोड़ते हैं। तो ये जो जीन है वो कौन सा है? टारगेट डीएनए खंड है, टारगेट जीन है। ये जो है वो क्लीविड कॉस्मिड है, विदलित या टूटा हुआ कॉस्मिड है। जब ये कॉस्मिड सामान्य अवस्था में था उस समय ये सर्कुलर डीएनए की तरह व्यवहार करता था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया वो सर्कुलर से लीनियर में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद में जितने कोश स्थल होते हैं प्रत्येक कोश स्थल से हम एक एक डीएनए खंड को जोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक लीनियर हाइब्रिड डीएनए प्राप्त होता है। कैसा होगा? लीनियर डीएनए। इसको हम हाइब्रिड डीएनए भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वांछित जीन के साथ साथ क्लीवेज कोश जीन भी प्रेजेंट होते हैं। इस लीनियर डीएनए को या हाइब्रिड डीएनए को हम किसी होस्ट सेल जैसे इकोलाई कोशिका में प्रवेशित कर देते हैं। इकोलाई कोशिका में प्रवेशित करवाने के बाद ये अपने आप वापस सर्कुलर डीएनए के रूप में या सर्कुलर डीएनए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होते ही ये फिर एक प्लाज्मिड की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही किसी परपोषी कोशिका में हमने उसको प्रवेशित करवाया है, तो जब प्रवेशित करवा रहे थे तब वो एक लीनियर डीएनए था। उस डीएनए में क्या था? उस लीनियर डीएनए या लीनियर कॉस्मिड में वांछित डीएनए खंड जोड़े गए थे, और जैसे ही उसको हम परपोषी कोशिका में प्रवेशित करवाते हैं वो ऑटोमेटिक रूप से उसके दोनों सिरे आपस में जुड़ने से सर्कुलर डीएनए का निर्माण हो जाता है, और सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड की तरह होता है। उस कॉस्मिड में उपस्थित ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन की सहायता से ये डीएनए भी अर्थात कॉस्मिड भी जो हाइब्रिड कॉस्मिड है वो उस जीवाणु कोशिका के साथ साथ में अपना मल्टीप्लेक्शन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे इकोलाई कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, वैसे वैसे कॉस्मिड के साथ में वांछित जीन की भी कई प्रतियां प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार से हम PBR 322 से जिस डीएनए खंड की क्लोनिंग नहीं कर सकते उसके स्थान पर हम कॉस्मिड को ले सकते हैं। PBR 322 की तुलना में कॉस्मिड ज़्यादा उपयुक्त वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि PBR 322 के समान ही इसमें भी सेलेक्टिबल मार्कर जीन होता है के साथ में कॉस्मिड में कॉस साइट पाई जाती है, और इसी कॉस साइट की सहायता से ये आसानी से परपोषी कोशिका को भेद करके उसमें प्रवेशित हो पा जाता है, जबकि प्लाज्मिड में या PBR 322 में कॉस साइट अनुपस्थित होने के कारण ये अन्य परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेशित नहीं हो पाता। और सेकेंड नंबर, कॉस्मिड के सहायता से हम अधिक बड़े डीएनए अणु की क्लोनिंग कर सकते हैं जो लगभग 45 किलो बेस पेयर की होती है, जबकि PBR 322 की सहायता से लगभग 1500 किलो बेस पेयर युक्त डीएनए खंड की क्लोनिंग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्मिड का उपयोग हम PBR 322 की तुलना में अधिक कर सकते हैं, जिसके कारण हमें क्लोनिंग में आसानी होती है और बड़े डीएनए मॉलिक्यूल की क्लोनिंग हम इजी वे से कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कॉस्मिड की संरचना, कॉस्मिड का निर्माण और कॉस्मिड के उपयोग के बारे में पढ़ा हुआ है। थैंक यू, नमस्कार।